बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ और उसमें राजस्थान के सूरवीरों का क्या योगदान रहा। एक ऐसा सूरवीर सैनिक जिसने अपने आदेश का उल्लंघन करते हुए ढाका पे विजय पाई। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ थोड़ा पीछे चलते हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो देश का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में। भारत के आज़ाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे और गवर्नर जनरल का पद था, तब गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली खान और वहाँ के गवर्नर जनरल स्वयं मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने देश का बंटवारा करवाया था, वो वहाँ के गवर्नर जनरल बन गए। दोनों देशों को स्वतंत्रता तो दे दी गई थी परंतु ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बने रहे थे, क्योंकि जब तक देश का संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे। भारत में ये अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया और तब वो गवर्नर जनरल का पद था वो समाप्त हो गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इसी प्रकार यह प्रक्रिया भी पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई, लेकिन पाकिस्तान में यह प्रक्रिया 1956 में अपनाई गई। 23 मार्च 1956 को सिकंदर मिर्जा वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। वहाँ अभी तक संविधान तो बन चुका था परंतु चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। दोनों देश विभाजन के पश्चात अस्तित्व में आए तो जो पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था और पाकिस्तान के अन्य जो प्रांत है जैसे सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, कराची वगैरह, ये अलग अलग से इनके प्रदेश थे। जो पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के हिस्से थे वहाँ के लोगों की भाषा पंजाबी, सिंधी, बलूची, इस प्रकार की ये भाषाएं थी। मोहम्मद अली जिन्ना खुद उर्दू भाषाई थे और उर्दू भाषा के लोग पाकिस्तान में लगभग 3% थे, परंतु फिर भी वहाँ उर्दू भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। जबकि जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे पूर्वी बंगाल के नाम से जानते थे, वहाँ भाषा बांग्ला भाषा थी। तो वहाँ लोग के लोगों ने विरोध किया तो उनका जो पूर्वी बंगाल स्टेट था उसको पूर्वी पाकिस्तान नाम दे दिया गया और जो पश्चिम वाला हिस्सा था उसको पश्चिमी पाकिस्तान नाम दे दिया गया। पूर्वी बंगाल के लोगों ने इसका विरोध किया और इस विरोध के चलते हुए बड़े बड़े एजिटेशन हुए, आंदोलन हुए और 1952 में 21 फरवरी के दिन बहुत भारी आंदोलनकारी ढाका यूनिवर्सिटी के सामने जमा थे और इस आंदोलन का दमन करने के लिए पाकिस्तान द्वारा सेना भेजी गई, जिसमें 5 छात्रों की मृत्यु हो गई और वो 5 छात्रों की मृत्यु भाषा विवाद के कारण हुई। और इस 21 फरवरी के दिन को बाद में विश्व भाषा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विश्व भाषा दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस। तो वहाँ के लोगों में भाषा संबंधी विवाद तो चल ही रहा था, इसके साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ना तो नौकरियों में कोई विशेष भागीदारी थी और ना ही राजनीति में कोई विशेष भागीदारी थी और आमदनी भी पूर्वी पाकिस्तान की ज़्यादा थी, यानी रेवेन्यू था वो लगभग 65% पूर्वी पाकिस्तान से आता था, लेकिन विकास के लिए वहाँ 30% से भी कम राशि भेजी जाती थी। इसके अलावा यहाँ के लोग बंगाली संस्कृति के थे और थोड़ा शक्ल से भी वो उनका रंग काला था, तो उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता था। इसके चलते पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलनों का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया। कभी किसी बात पे आंदोलन होता, कभी किसी बात पे आंदोलन था। आंदोलनों के मुखिया थे वो शेख मुजीबुर रहमान बने। शेख मुजीबुर रहमान ने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था आवामी लीग। इन सब के चलते हुए 1970 आ गया। 1970 तक वहाँ कोई चुनाव नहीं हुए थे पाकिस्तान में। तो 1970 में वहाँ के जो सेना प्रमुख थे पाकिस्तान के, वो ही राज्य का शासन चलाया करते थे, याह्या खान। और याह्या खान ने सोचा कि मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नेता है जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको मैं प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता हूँ, चुनाव के जरिए उनको पार्टी को जितवा देता हूँ और वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे और मैं राष्ट्रपति, मेरे को ये बनाए रखेंगे। इस प्रकार की सोच के चलते उसने चुनाव करवाए, लेकिन जो याह्या खान सोच रहे थे वो नहीं हुआ। पाकिस्तान नेशनल असेंबली की 313 सीटों में से 167 सीट ये मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत करके बहुमत में आ गई और जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी को बहुमत नहीं मिला। फिर भी याह्या खान ने नेशनल असेंबली की मीटिंग नहीं बुलाई और मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनाया।
क्योंकि वो लोग इनसे बहुत ही नफरत करते थे। इन सब के चलते शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे और उन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाने लगा। तो उनकी पॉपुलरिटी को देख करके उनको मनाने के लिए एक बार याहिया खान भी गए कि आप ये पद छोड़ दो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बना दिया जाए। और एक बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी उनको समझाने गए, परंतु वो नहीं माने, बंग बंधु नहीं माने। 7 मार्च 1971 का दिन था जब शेख मुजीबुर रहमान ने अपने भाषण के दौरान पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश की घोषणा कर दी और देश का नाम रखा बांग्लादेश। इस प्रकार से उनके समर्थन में बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए और पूर्वी पाकिस्तान में एक सेना का गठन किया जिसे मुक्ति वाहिनी सेना कहा गया। इससे पाकिस्तान को बड़ा दर्द हुआ और पाकिस्तान ने इसका दमन करने के लिए 25 मार्च 1971 को एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था सर्च लाइट। सर्च लाइट में जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी मार काट की गई, भयंकर नरसंहार जिनोसाइड किया गया, जिससे लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और महिलाओं के साथ जो दुराचार होता है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों में। देश ने दुनिया का सबसे भयंकर दुराचार बांग्लादेश में हुआ था। इस डर के मारे वहाँ के लोग वहाँ से पलायन करने लगे और लगभग 1 करोड़ लोग भारत के विभिन्न राज्यों में, मेघालय, आसाम और अरुणाचल, जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, उनमें शरण लेने लगे। अब जब ये शरण लेने लगे तो भारत ने भी इस खेल में अपनी एंट्री की। भारत पर पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थियों का जो शरणार्थी आए थे उसका बोझ बढ़ता जा रहा था और 1965 के बाद में भारत अभी उभरा ही नहीं था कि एक समस्या और आ गई। भारत ने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया और भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है राद, उसके द्वारा मुक्ति वाहिनी सेना को खूब अच्छा खासा प्रशिक्षण दिया गया। पाकिस्तानी सेनाओं से लड़ने के लिए उसे तैयार किया गया, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना का बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन संख्या बल के आधार पे वो पिछड़ रही थी। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने रक्षा संबंधी लोगों से मिलकर के, रक्षा संबंधी मामलों के जो प्रधान थे उन लोगों से मिली और युद्ध के बारे में विचार विमर्श किया। तो तत्कालीन सेनाध्यक्ष सैन मानेक शाह थे, तो उन्होंने इंदिरा जी से कहा थी अभी नहीं, अभी हमारे सेना को तैयारी में 6 माह का समय चाहिए। इसके उपरांत इंदिरा जी ने विदेशी दौरे किए, विदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझाने की कोशिश की कि हमारा तो इसमें कोई हित नहीं है, परंतु जो पाकिस्तान के, ये पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं, ये जो बंगाली लोग हैं, इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है इसकी तरफ सारा विश्व देख रहा है, क्या ये सही है क्या? तो इंदिरा जी के पक्ष में कुछ लोग तो आए, परंतु चाइना और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे निक्सन, उन्होंने तो बात करने से मना कर दिया और इंदिरा जी बिना बात किए हुए चली आई वहाँ से। बाद में रूस के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव का न्योता आया इंदिरा जी का कि आप हमारे पास आइए और हम आपसे संधि करना चाहते हैं। देखो ये कितना बड़ी शक्ति थी, वो भारत से संधि करना चाहते थे। तो ब्रेजनेव ने बुला करके कहा कि हम दोनों देश साथ साथ रहेंगे और युद्ध के दौरान किसी प्रकार का युद्ध होता है, हमला होता है, तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। ब्रेजनेव का आश्वासन लेकर के इंदिरा जी देश लौटी तो बड़ी प्रफुल्लित मुद्रा में थी और मानेक शाह जी ने पूछा कि कैसे रही यात्रा, तो इंदिरा जी ने कहा बहुत ठीक रही, अब आपका क्या विचार है? तो मानेक शाह जी ने कहा मैडम 4 दिसंबर को युद्ध करेंगे। 4 दिसंबर यानी कि तब चाइना भी उत्तर की तरफ से हिमालय पहाड़ पे बर्फ जमा होगी, तो वहाँ से भी कोई नहीं आ सकेगा, ये चाइना भी, और अमेरिका को तो देख लेंगे, देखा जाएगा, हम निपटा देंगे सारा काम, ये 10-15 दिनों का काम है। अब ये 4 दिसंबर की बात क्या पता पाकिस्तान को पता थी या नहीं थी, या उसने हमले के डर से पहले ही हमला बोल दिया। 3 दिसंबर को, एक दिन पहले ही, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के कुछ लड़ाकू विमान भारतीय सेना के एयरबेसों पे हमला करने लगे। तो इंदिरा जी ने तुरंत ऐलान कर दिया कि युद्ध शुरू किया जाए और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का जो पूर्वी मोर्चा था उसमें जगजीत सिंह जी अरोड़ा जनरल थे, वो संभाल रहे थे और उनके अंडर में सगत सिंह जी वो कार्य कर रहे थे। सगत सिंह जी चूरू राजस्थान से थे। चूरू के पास एक गांव है कुसुमदेसर गांव के थे, राजपूत परिवार से थे। तो सगत सिंह जी को आदेश दिया गया कि सगत सिंह जी आप मेघना नदी के तट पर पधारो। तो सगत सिंह जी अपनी सेना को टुकड़ियों को लेकर के मेघना नदी के तट पर पहुंचे। तो उनको जो समय दिया गया उस समय से पहले ही सगत सिंह जी मेघना नदी पहुंच गए थे। अब आगे के आदेशों का इंतजार करना था
और इंतजार वो सगत सिंह जी से सहन नहीं हो पा रहा था। अब सगत सिंह जी ढाका पर कब्जा करने के लिए उतावले हो रहे थे। तो सगत सिंह जी ने कहा चलो पार करो मेघना नदी के तट के पार ही ढाका था, शहर था, और ढाका पर कब्जा करने का मतलब पूरी पाकिस्तान पे कब्जा। इस प्रकार से सगत सिंह जी ने अपने सैनिकों के साथ मेघना नदी पार की और ढाका पहुंच गए। ढाका में वहाँ उनका हुआ स्वागत। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के लड़के लड़कियों ने यूनिवर्सिटी के उनके बाहों में बाहें डाल करके जय भारत भारत जिंदाबाद के नारे लगाए और भारतीय सैनिकों का बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया। और इसी स्वागत प्रक्रिया के दौरान ही सगत सिंह जी के पास मैसेज आया जनरल अरोड़ा का। तो बोले सगत सिंह आपकी लोकेशन क्या है? सगत सिंह जी ने कहा मेरी लोकेशन ढाका। ढाका? मैंने तुम्हें ढाका जाने के लिए मना किया था ना, तुम्हें मेघना तक के आदेश थे, वापस आओ। सगत सिंह जी ने कहा साहब अब तो मेरी लाश ही वापस आ सकती है, मैं वापस नहीं आ सकता। तो उधर से अरोड़ा ने कहा मेरे ऑर्डर का फॉलो नहीं किया जा रहा है क्या? मैं किसी के आदेश को नहीं मानूंगा, मैं तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के आदेश को मानूंगा और किसी का आदेश की पालना नहीं करूंगा मैं। एक राइटर है, उसने एक किताब लिखी है मेघना, वो सेना का ही कोई था। उस किताब में उसने वर्णन किया है कि मेघ अरोड़ा जी की और सगत सिंह जी की थोड़ी सी कम बनती थी। सगत सिंह जी थोड़े से ज्यादा प्रतिभाशाली थे और उससे उनमें थोड़ा खटपट रहती थी। तो अरोड़ा जी ने ये मैसेज कन्वे दिल्ली किया और दिल्ली में पहुंचते पहुंचते श्रीमती इंदिरा गांधी जी वो मीटिंग ले रही थी रक्षा सचिवों की, और जगजीवन राम भी वहाँ मौजूद थे और एक पर्ची द्वारा वो संदेश भिजवाया गया। वो पर्ची पहुंचती पहुंचती श्रीमती इंदिरा जी के पास पहुंची तो इंदिरा जी ने वो पर्ची पढ़ी कि ढाका फतेह। तो इंदिरा जी जो बहुत ही कम बोलती थी, सीरियस रहती थी, और वो इंदिरा जी झूमने लगी, नाचने लगी, खूब खिलखिला करके नाचने लगी। वैसी प्रसन्न मुद्रा इंदिरा जी को कभी नहीं देखा गया। युद्ध के दौरान क्या था कि पूरी बॉर्डर पे युद्ध चल रहा था, तो पाकिस्तान ने भारत का ध्यान हटाने के लिए ये जो पश्चिमी साइड है यहाँ युद्ध और खोल दिया। दूसरा मोर्चा खोला गया पश्चिम साइड में। वहाँ जो कमान वहाँ की संभाल रहे थे वो थे अनूत सिंह जी। अनूत सिंह जी भी एक गांव है जासोल पाली के पास में, वही राजस्थान से थे, एक राजपूत परिवार से थे। वो भी बहुत बहादुर सैनिक थे और उन्होंने अपनी सैनिक टुकड़ी को माइंस एरिया में से, माइंस क्लियर नहीं हो पाई थी, फिर भी उन्हें आगे बढ़ना था, तो माइंस एरिया में से निकल गए और उनके टैंकों के कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और सामने जो पाकिस्तान के सेना के 45 टैंक थे उनको नष्ट कर दिया। कितनी बहादुरी से लड़े वो देखो। अनूत सिंह जी के मामले में भी एक किस्सा है, बड़ा जबरदस्त है, रोचक है, कि उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने शादी इसलिए नहीं की थी कि मेरा जो शादी करना है एक बंधन हो जाएगा और मैं देश सेवा में अपने पूरे अंदाज से देश सेवा नहीं कर पाऊँ जैसा मैं करना चाहता हूँ, और ये इस मेरी देश सेवा में ये बाधा बनेगी शादी, और इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। और यही प्रेरणा वो अपने साथियों को दिया करते थे, जो उनके अनमैरिड साथी थे उनको ये प्रेरणा दिया करते थे। तो उन साथियों के घर वालों को जब इस बात का पता चला, उनमें से कुछ साथियों ने शादियां नहीं की, घर वालों को पता चला तो उन्होंने सेनाध्यक्ष को वो दरखास्त की कि भी इस प्रकार से हमारे बच्चों को शादियां नहीं करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ये उनका एक प्रमुख मामला था। और इनके अलावा एक और सूरवीर योद्धा थे जिनका नाम था सवाई भवानी सिंह, जयपुर राजघराने से। और सवाई भवानी सिंह जी को ब्रिगेडियर थे, उनको जैसलमेर साइड पे नियुक्त किया गया था। वहाँ कोई युद्ध की जैसी स्थिति नहीं थी, परंतु वो बॉर्डर पे तैनात थे। अब भवानी सिंह जी को कोई आदेश तो थे नहीं। भवानी सिंह जी ने कहा युद्ध का मतलब है तो आगे बढ़ना ही होता है, और भवानी सिंह जी अपनी सेना को लेकर के उस साइड में आगे बढ़ते गए, वहाँ काफी हिस्सा कब्जे में कर लिया। वहाँ का एक जिला था छाछरो, तो छाछरो वहाँ पे कब्जा कर लिया, और वहाँ पर भारत के एक अधिकारी थे कैलाश दान उज्जवल ऐसा नाम था, उनको वहाँ जिला कलेक्टर नियुक्त कर दिया। और वो जिला कलेक्टर नियुक्त रहे कब तक? जब तक शिमला समझौता नहीं हुआ था। शिमला समझौते में वो जो स्थान कब्जे कर लिए गए थे वो वापस लौटा दिए गए थे। तो ये भवानी सिंह जी की बहादुरी का नमूना। और वो 1971 की लड़ाई के 1-2 साल बाद में लगभग 75 के आसपास वो सेवानिवृत्त हो गए।
श्रीलंका में ये तमिल उग्रवादियों का और मसला चल रहे थे। वहाँ भारत ने शांति सेना भेजी थी। तो उस दौरान ही सेना का नियंत्रण और उनसे बातचीत समझौता आदि करवाने के लिए ब्रिगेडियर साहब भवानी सिंह जी को दोबारा सेना में बुलाया गया था। ये देखो कितनी बड़ी बात है। तो इस प्रकार से इन तीनों जाबाजों ने बांग्लादेश की जो लड़ाई थी 1971 का जो युद्ध था पाकिस्तान से लड़ी गई थी, उसमें अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बड़ा योगदान दिया। भवानी सिंह जी के बारे में एक खास बात और बता रहा हूँ आपको कि भवानी सिंह जी अपनी सेना में सेवा के दौरान कोई भी वेतन और भत्ते नहीं लेते थे। उनका इस बारे में कहना था कि हमारे जो पूर्वज थे वो जयपुर के लिए लड़े, और जब जयपुर के लिए लड़ते थे तो वो कौन सा पैसा लेते थे, कौन सा वेतन लेते थे। तो अब मैं भी अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ, तो मैं इसके लिए कोई वेतन और भत्ते नहीं लूँगा। ये ऐसा भवानी सिंह जी मानते थे, और उन्होंने कभी सरकारी खजाने से इसका उपयोग नहीं किया था। उधर ढाका में पाकिस्तान की अब सेना परास्त हो चुकी थी। सगत सिंह जी के सामने सभी सरेंडर हो चुके थे। तो भारतीय के जो सेना प्रमुख थे मानेक शाह, उनको पता था, उन्होंने पहले ही वो सरेंडर के दस्तावेज पहले से ही तैयार करके रख लिया। और 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था, और 16 दिसंबर 1971 को मानेक शाह जी ने श्री अरोड़ा जी को भेजा कि आप वो ये समर्पण दस्तावेज ले जाओ और आप उनके साथ समर्पण की कार्रवाई समाप्त करो। तो वहाँ जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे उनका नाम था नियाजी। नाम तो कुछ और था, पर अंत में वो नियाजी सरनेम लगाया करते थे। तो नियाजी ने अपना पिस्टल और अपने स्टार उतार करके टेबल पे रख दिए, और उन्होंने उस दस्तावेज पे दस्तखत किए सरेंडर के, समर्पण के, और उनके साथ साथ लगभग 95,000 पाकिस्तानी सेनाओं ने अपना समर्पण कर दिया। अच्छा, एक और छोटी सी घटना और बताता हूँ मैं इस नियाजी शब्द की, कि ये पाकिस्तान में इस नियाजी से नफरत करने लगे लोग, और बाद में वहाँ के लोगों में ये नियाजी जाति का जो शब्द है ये लगाना लोगों ने बंद कर दिया। और आपको याद दिलाता हूँ कि इमरान खान भी नियाजी है, ये नियाजी नहीं लगाता, इमरान खान ही काम चलाता है, क्यों नियाजी लेने से बदनामी होगी। तो इस प्रकार से बांग्लादेश का जन्म हुआ, भारत का इतना बड़ा योगदान रहा उसमें। और उधर जो पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान कैद थे, उनको पहले कैद कर लिया गया था, उनको रिहा करवाया, और वो रिहा होने के बाद में लंदन के रास्ते से होते हुए भारत दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी से मिले। इंदिरा गांधी से मिल करके उनको थैंक यू बोला, और उसके पश्चात वो हवाई मार्ग से ढाका पहुंचे। और ढाका में कहते हैं कि 20 लाख लोगों ने उनका एयरपोर्ट पे स्वागत किया। और बांग्लादेश के नाम से जो राष्ट्र बना उसके प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान बने, और भारत का यही इसमें योगदान रहा। आज जो बांग्लादेशी लोग हैं वो भारत के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, ये देखने लायक है। एहसान फरामोश बांग्लादेशी। धन्यवाद भाइयों।